Dear students, in the previous class, we discussed NCERT History Class 6. After briefing all these topics, we discussed the next topic in detail. प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हमने NCERT वर्ग 6 की पुस्तकों का अध्ययन किया था, उस पर अपनी विवेचना प्रस्तुत की थी। कल हमने जिन टॉपिक्स की चर्चा की उसे संक्षिप्त में दोहराते हुए हम आज आगे के जो टॉपिक्स है उस पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करेंगे। तो कल हमने देखा था कि अर्ली ह्यूमन्स के रहने का जो प्रथम प्रमाण मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो नर्मदा वैली में मिलता है। नर्मदा की घाटियों में जो ह्यूमन बींग्स रहते थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। इसके बाद हमने देखा कि सुलेमान्स और किर्थर हिल्स के एरिया में रहने वाले जो लोग थे वो व्हीट और बार्ली को उगाते थे और एनिमल्स को रेयर भी करते थे, अर्थात पालते भी थे। कहने का मतलब कि सुलेमान और किर्थर हिल्स की पहाड़ियों में रहने वाले लोग कृषक थे और पशुपालक थे। इसके साथ ही साथ हमने इसकी भी चर्चा की थी कि सिंधु अर्थात इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आज से लगभग 4700 वर्ष पहले सिटी सिविलाइजेशन का प्रमाण मिला है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा वैली की बात करें और उसके आसपास के क्षेत्रों की और नदी के तटवर्ती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 2500 वर्ष पहले नगरों का, सिटी का प्रमाण मिला है। गंगा और उसकी सहायक नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी सोन की बात करें तो गंगा के दक्षिणी हिस्से और सोन का क्षेत्र ये मगध के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसे बिहार भी कहा जाता है, जहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली शासक हुए। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा कि एंशिएंट टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोग ट्रेवल करते थे और उन ट्रेवल के पीछे उन लोगों का अलग अलग उद्देश्य होता था। तो अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से लोग ट्रेवल करते थे और इन ट्रेवल में उसे हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, इन सभी चीज़ों से उनका सामना होता था और बहुत साहसिक रूप से वो इन चीज़ों को पार करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल भी करते थे। आज के इस क्लास में जो हम विवेचना करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, नेम्स ऑफ द लैंड। हम जिस भूखंड पर, जिस भारत भूमि पर रहते हैं उसके नामकरण से संबंधित बातों की हम चर्चा करेंगे। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindoj or Indoj, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later, it was used for the country. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने देश भारत की नाम की बात करें तो भारत को हम इंडिया या भारत नाम से भी जानते हैं और उसके और भी कई नाम है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इंडिया और भारत पर हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया जो वर्ड आया है ये इंडस वर्ड से निकला है और उसी को, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स के लोग, उन्होंने सिंधु नदी से वो परिचित थे, इंडस रिवर से वो परिचित थे और इंडस रिवर से ईस्ट के हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने इंडिया शब्द का उपयोग किया।
यदि भारत की बात करते हैं तो भारत शब्द का जो प्रथम प्रयोग मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, जो वर्ल्ड के अर्लीस्ट कंपोजिशन है और संस्कृत में लिखा गया है। इसमें भारत या भारत शब्द का उपयोग इस सब कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए उपयोग किया जाता था, और यही बाद में चलकर इस देश के नाम का आधार बना। अर्थात इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जिस भारत वर्ड का उपयोग ऋग्वेद में किया गया था, बाद में वही भारत वर्ड भारत नाम का आधार बना और हमारे देश को भारत के नाम से भी जाना जाता है। Now we move to the next topic, finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grow in the Himalayas. तो हम अपने अतीत को कैसे जानते हैं? अपने अतीत को जानने के लिए हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में से जो एंशिएंट रिटेन बुक्स हमें मिले हैं, उन बुक्स को मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। लैटिन में मैन्यू का जो मीनिंग होता है वो हैंड से होता है। तो और इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड से मिला है हैंड रिटेन नोट्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एंशिएंट टाइम में पाम लीफ पर और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले एक ट्री होता था, बर्च ट्री। बर्च ट्री के बार्क से प्रिपेयर्ड एक विशेष प्रकार का पेपर टाइप की चीज़ होती थी उस पर, और पाम लीफ पर। इन चीज़ों पर हाथ से लिखी गई जो तथ्य थे, जो स्क्रिप्ट थे, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। और ये मैन्युस्क्रिप्ट हमारे हिस्ट्री के अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में यही मैन्युस्क्रिप्ट ही एंशिएंट हिस्ट्री के जानने का आधार है और वो एक महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे अवशेष हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट एंशिएंट हिस्ट्री को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यहाँ हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं। ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript, turn to page 35. इसी बुक में 35 नंबर पेज में आप मैन्युस्क्रिप्ट को दिखाया गया है। यह मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये पाम लीफ को काटकर पेजेस के रूप में और एक साथ बांधकर जो तैयार किया जाता था और उस पर जो हाथ से लिखे जाते थे वही मैन्युस्क्रिप्ट कहलाए। और ये मैन्युस्क्रिप्ट एंशिएंट हिस्ट्री के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज के रूप में जाना जाता है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the rivers, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit languages used by ordinary people and Tamil. ये मैन्युस्क्रिप्ट जो एंशिएंट टाइम में लिखे गए थे, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा लिए गए, लेकिन बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट को सुरक्षित रखा भी गया और ये मंदिरों में और बौद्ध विहारों में इसे सुरक्षित रखा गया। और इन मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है। उस तत्कालीन समाज के एंशिएंट टाइम के जो सब्जेक्ट्स थे, रिलीजियस बिलीफ थे, प्रैक्टिसेस थे, राजाओं के जीवन थे, मेडिसिन, दवाएं और विज्ञान के संबंधित बातें भी इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे महाकाव्य, एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये सब भी इस मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखे गए हैं। और ये अधिकांश मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में पाए गए हैं, कुछ प्राकृत में भी पाए गए। प्राकृतिक लैंग्वेज जो कि कॉमन पीपल उस जमाने में उपयोग करते थे, और तमिल लैंग्वेज में भी मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. We can also study inscriptions.
These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded that what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. अब जो मैन्युस्क्रिप्ट के बाद जो अगले सोर्सेस के रूप में हमारे बीच आ रहा है वह है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे पहले इसको जानें। इसको आप हिंदी में अभिलेख कह सकते हैं। ये स्टोन्स पर या हार्ड मेटल पर खुदवाए जाते थे, उत्कीर्ण करवाए जाते थे और इनमें बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता था। और स्पेशली किंग्स और क्वींस अपने ऑर्डर्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को, अपने उपदेश को, अपने आदेश को और उनके द्वारा जीते गए युद्ध का वर्णन इन इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं। तो इंस्क्रिप्शंस को अगर आप बात करें तो रिटेन ऑन स्टोन्स और हार्ड सरफेसेस, जैसे मेटल शीट्स पर, स्टोन्स पर ये खुदवाए जाते थे, यही इंस्क्रिप्शंस है। और ये इंस्क्रिप्शंस का उपयोग राजा अपना उपदेश देने के लिए, अपने युद्धों का विवेचना के लिए, अपने युद्ध जो उन्होंने जीते हैं उसके वर्णन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इन इंस्क्रिप्शंस का उपयोग करते थे और खुदवाते थे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in the Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the order of ruler named Asoka. You will read about him in chapter 7. When we write anything, we use a script. Scripts consist of letters or signs. When we read that what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek top and Aramaic below. तो जब आप इन इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे साथियों, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शंस को दिखाया गया है। इस इंस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो ये इंस्क्रिप्शन एक ग्रेट रूलर जो मगधा एम्पायर के रूलर हुए थे, मौर्यन डायनेस्टी से थे, जिसका नाम था अशोका। तो अशोका के द्वारा एक उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं अफगानिस्तान के कंधार में, जो लगभग 2250 वर्ष पुराना है। और इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, ये भाषाएं जो देखेंगे ऊपर में जो भाषा है वो ग्रीक है, जो लिपि है अर्थात स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट है वो ग्रीक है और नीचे में जो स्क्रिप्ट यूज किया गया है वो आरामाइक है। इसके अतिरिक्त जो आपको जानने योग्य बात है, इंस्क्रिप्शंस में जो लिखे गए लैंग्वेजेज हैं उस स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट जो सिंबल्स और साइंस, किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए जिन सिंबल्स और साइंस का यूज करते हैं वही स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस दैट इज यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज। एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों और संकेतों का हम प्रयोग करते हैं वही स्क्रिप्ट कहलाते हैं। तो आपने देखा कि अशोका के द्वारा अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में जिन भाषाओं, जिन लिपि का प्रयोग किया गया है, स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है, वो ग्रीक और अरामाइक थे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव to the next topic. There were many other things that were made and used in the past. Those who study of these objects are called archaeologists. The study of the remains of buildings made of stones and bricks, paintings and sculpture. They also explore and excavate, i.e. dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, impressible substances usually survive for a long time. इसके अतिरिक्त प्रिय छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, कि देखते हैं अब हमने पहले इन मैन्युस्क्रिप्ट की चर्चा की, जो हैंड रिटेन नोट्स थे पाम ट्री पर, बर्च ट्री के छाल पर, और इसके बाद हमने इंस्क्रिप्शन की चर्चा की जो स्टोन्स पर और हार्ड सरफेसेस मेटल शीट पर लिखे जाते थे। अब इसके अतिरिक्त जो अगली जो सोर्सेस के रूप में आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस।
तो अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो अतीत में बनाए गए थे, अतीत में उपयोग में लाए गए थे, इन चीज़ों का, इन ऑब्जेक्ट्स को जो ढूंढ निकाले उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा गया। और इन रिमेन्स का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इसमें बहुत सारे चीज़ थे, जो पुराने भवनों के अवशेष, जो पत्थरों से बने थे, ब्रिक्स से बने थे, पेंटिंग्स थे, स्कल्पचर्स थे। इसके अतिरिक्त जमीन के अंदर से खोद कर भी बहुत सारी चीज़ों को निकाला गया। और इन सभी चीज़ों में जैसे टूल्स, वीपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, सिक्के, ये सब चीज़ मिले हैं और इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया गया है। और इन सोर्सेस को, जो चीज़ खुदाई से या फिर पुराने एंशियंट टाइम में अर्ली ह्यूमन्स के द्वारा यूज किए गए जो वस्तुएं थी, इन चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहा गया। और इन चीज़ों को ढूंढने वाले, निकालने वाले व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट कहलाए। और ये लोग, इसमें से बहुत सारे चीज़ ऐसे भी थे जो हार्ड थे, जो अधिकांश समय तक रह पाए। कुछ चीज़ जो इतने हार्ड नहीं थे वो इतने दिनों तक नहीं रह पाए। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ कुछ मिला है। ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पोर्ट मिला है जो आज से 4700 वर्ष पहले का है, जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और इसके राइट में अगर आप जाते हैं तो कॉइन्स मिला है जो आज से लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, यानी पुरातात्विक स्रोत है। इसके आधार पर भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस अतीत के लोगों के बारे में जानकारी को रखने का प्रयास करते हैं। Now, archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. तो जो उस समय यूज किए गए, उपयोग किए गए एनिमल्स के बोन्स हो या फिर फिश के बोन्स हो, बर्ड्स के बोन्स हो, इन चीज़ों को भी आर्कियोलॉजिकल, इन चीज़ों पर भी अध्ययन करते हैं। अगर रिमेन्स की बात करें तो जो प्लांट रिमेन्स है वो बहुत सारे जो सीड्स थे उसके, वो इतने काल खंडों में जिंदा नहीं रहेंगे। हालांकि जो कुछ अधपके जो सीड्स थे वो ज़्यादा दिनों तक रह पाए और इनके भी अवशेष मिले हैं। इसी आधार पर आपके चावल के प्रयोग, जौ के प्रयोग के संबंध में जानकारी दी जाती है। नाउ हिस्टोरियंस, that is scholars who study the past, often use the word sources to refer to the information found from manuscript, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who used all these sources like clues to find out about our past. आज हम जिन चीज़ों का इतिहास में अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं हूबहू नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट भी मिले हैं उनमें से अधिकांश की लिपि का पता नहीं है। इंस्क्रिप्शंस में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है, उसको अधिकांश लोग नहीं पढ़ पाए हैं। फिर भी हम चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? तो हिस्टोरियंस वो विद्वान होते हैं जो इन्हीं चीज़ों को, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, ढूंढ निकालते हैं, इन ढूंढे हुए चीज़ों पर अपना वो विस्तृत अध्ययन करते हैं और उसके बाद चीज़ों को आपस में जोड़ कर एक कहानी के रूप में, एक फिगर के रूप में, एक समग्र रूप में हमारे पास प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये जासूस की तरह होते हैं, वो चीज़ों को जासूस की तरह खोजते हैं और इन चीज़ों को खोजकर, इन चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर समग्र रूप में हमारे बीच जिन चीज़ों को रखते हैं वही हिस्ट्री होता है। और इन चीज़ों को अध्ययन करने वाला, इन चीज़ों को लिखने वाले व्यक्ति हिस्टोरियंस होते हैं। और इसमें इनका सहयोग करने वाले, चीज़ों को ढूंढ निकालने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो साथियों, मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, वन पास्ट और मेनी, अतीत, एक या अनेक।
जो पास्ट है हमारा वो एक है या अनेक है? इस टॉपिक को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. For examples, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. तो साथियों, जब हम आवर पास्ट की बात करते हैं तो ये हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। आवर पास्ट, हमारे अतीत, अर्थात हम सब का अतीत। तो ये अतीत प्लूरल फॉर्म में इसलिए यूज किए जाते हैं कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में एक किंग्स का और क्वींस का लाइफ जो होगा वो एक सामान्य आदमी के जीवन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक मर्चेंट्स का जो जीवन शैली होगा वो क्राफ्ट पर्सन्स के जीवन शैली से अलग होंगे, इसीलिए आवर पास्ट का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं ऑल्सो as it is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their food by fishing, hunting and collecting forest produces. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. आज भी हम अगर देखते हैं तो देश के डिफरेंट हिस्सों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। जब अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग जो है वो हंटिंग के द्वारा, फिशिंग के द्वारा और जंगली चीज़ों को कलेक्ट करके अपने जो है ना अपनी सर्वाइवल के लिए फूड इकट्ठा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो महानगरों की बात करें, शहरों की बात करें तो आज भी लोग अपनी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, folk gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो राजाएं, किंग्स और क्वीन जो थे वो अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से, इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से उन्होंने इसको रिकॉर्ड में रखा। उन्होंने जो युद्ध लड़ा, जो जीत हासिल की, जो विजय हासिल की, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा। लेकिन उसी समय सामान्य आदमी जो एक मछुआरे थे, संग्राहक थे, किसान थे, पशुपालक थे, इन लोगों के जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा सोर्सेस हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो फिर इनके बारे में हम कैसे जानते हैं? तो इनके बारे में जो जानने का आधार है वो आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजिस्ट अर्थात पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ढूंढकर उसमें से चीज़ों को निकालते हैं और चीज़ों को आपस में जोड़कर उस समय के, उस तत्कालीन समाज के सामान्य लोगों के बारे में भी बहुत कुछ रखने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन एविडेंसेस के अभाव में अभी भी उन सामान्य लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना बाकी है। Now we move to the next topic. What do dates mean? Dates का क्या मतलब होता है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards or usually have the letters BC before Christ added on. In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. डेट्स की बात करें तो डेट्स को काउंट करने के अलग अलग आधार हैं। प्राचीन काल में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने हिसाब से डेट्स को काउंट किया, लेकिन आज जो वर्ल्ड स्तर पर जो मान्य डेट है, जो जिनके माध्यम से डेट को काउंट किया जाता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इसके ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है, अर्थात जीसस क्राइस्ट के जन्म को आधार मानकर इससे पीछे के समय को बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और इससे आगे के समय को यानी उनके जन्म के बाद वाले समय को एडी अर्थात एनो डोमिनी माना जाता है।
तो कहीं आप अगर 2000 BC लिखे देखते हैं तो आप ये समझें कि ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2000 वर्ष पहले की घटना है। और कहीं 2000 AD लिखा है तो आप समझें कि ये ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 ईयर्स आगे की बात हो रही है। तो इन चीज़ों के लिए AD और BC का प्रयोग किया जाता है। BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी अर्थात जो वर्तमान समय है। इनके लिए एक और भी यूज किया सी कॉमन इरा। AD के लिए CE का भी उपयोग किया जाता है और BC के लिए BCE का भी प्रयोग किया जाता है अर्थात बिफोर कॉमन एरा। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आप समझते भी होंगे कि ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट के जन्म को आधार मानकर इनसे पहले के समय को BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट अर्थात BC बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले या उसी को BCE बिफोर कॉमन इरा और वर्तमान जो चलने वाले समय ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय उसको AD एनो डोमिनी या CE कॉमन इरा इनके रूप में डिनोट किया जाता है। इस पर विस्तृत अगर आप जानना चाहें तो इसी हमारे आप चैनल को देखिएगा तो उसमें इस BC और AD को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। इनके बीच में जो समय का अंतराल कैसे निकालेंगे, कैसे दो घटनाओं के बीच के समय के अंतराल को निकाला जाएगा, इसे आप जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड एंड कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ NCERT हिस्ट्री लेसन फर्स्ट। होप दैट you have enjoyed this discussion and we'll discuss the next topic in the next class. Now we try to solve this match the following. इस मैच द फॉलोइंग को भी हम समझने की अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली के बारे में अगर आप इसमें से जो आपको चुनने के लिए मिलेगा तो क्या मिलेगा, हंटिंग एंड गैदरिंग्स। उस समय हंटिंग और गैदरिंग करते थे तो वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकंड ऑप्शन है यहाँ मगधा। तो मगधा क्या था, द फर्स्ट बिग किंगडम। बिल्कुल मगधा फर्स्ट बिग किंगडम है जो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है गारो हिल्स। तो गारो हिल्स के बारे में है कि वहाँ पर भी अर्ली एग्रीकल्चर का प्रमाण मिला है। उसके बाद इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो आप देखेंगे तो क्या था, वो सिंधु और सहायक नदियाँ फर्स्ट सिटीज था इंडियन सब कंटिनेंट पर। लास्ट वाला ऑप्शन होगा द फर्स्ट सिटीज। और गंगा वैली की बात करें तो सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, आज से 2500 वर्ष पहले वहाँ पर सिटीज डेवलप्ड हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी तन्मयता से चीज़ों को रखने का प्रयास किया है, उस पर अपनी विवेचना प्रस्तुत की है। आप सब इसे ध्यान से सुने और अपना सहयोग और समर्थन देते रहें ताकि मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता रहूं और ये आप सब के लिए हेल्पफुल हो सके। तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद। थैंक अ लॉट।